हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से कोलाइड वाले चैप्टर में हम आगे की बात कर रहे हैं। अभी तक 6 टॉपिक्स आप पढ़ चुके थे। 6 टॉपिक में आपने 6 जो लेक्चर थे हमारे उसमें आपने देख लिया, कोलाइड के बारे में सारी डिटेल ले ली थी। इसमें लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या हार्डी-सूजन लॉ रहता है उसकी बात करी। इसकी बाद गोल्ड नंबर जो वो रहता है उसकी बात करी। प्रोटेक्टिंग कोलाइड क्या होते हैं उसकी बात करी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब अगली हम जो बात कर रहे हैं, आपने ये सारी चीज़ें समझ ली थी। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनकी बात कर लेते हैं कि किस टाइप के इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देख लेते हैं। फिर 2 टॉपिक, एक तो हमारा एडजॉर्प्शन और एक हम काय की बात करेंगे, एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, अधिशोषण की बात करेंगे और एक कैटलिस्ट की बात करेंगे, उत्प्रेरक की। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इसके जो क्वेश्चन थे किस टाइप से इन क्वेश्चनों की फ्रेमिंग होती है, जो कोलाइड आपने पढ़ा है, कैसे आपको क्वेश्चनों को याद रखना है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कहाँ से होती है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो आप उन क्वेश्चनों को समझ लो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, फिर उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख रहे हैं। ठीक, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन लिखा है पहले नंबर का, द साइज ऑफ द कोलाइड पार्टिकल इज इन बिटवीन। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, कोलाइड कणों का आकार निम्न में से किसके बीच में होता है। कोलाइड कणों का आकार निम्न में से किसके बीच में होता है। ठीक, तो इसमें हम बात कर रहे हैं, देखो हमने सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में आपने बात की थी, तो नैनोमीटर उसमें एंगस्ट्रॉम में बात की थी, तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। सेंटीमीटर में हम बात करेंगे तो सेंटीमीटर में क्या होता है, 10⁵ से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये इसके बीच में क्या होते हैं, कोलाइड पार्टिकल का साइज इतने के बीच में होता है। सेंटीमीटर में हम बात कर रहे हैं, तो क्लियर होगी बात। तो ये सेंटीमीटर वाली बात हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसोसिएटेड कोलाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसोसिएटेड कोलाइड। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, निम्न में से कौन सा संगुणित कोलाइड है। निम्न में से कौन सा संगुणित कोलाइड है। निम्न में से कौन सा संगुणित कोलाइड है। तो संगुणित कोलाइड क्या होते हैं, हमने बात की थी, आपने पढ़े थे काय पे, फॉर्मेशन कैसे होता है कोलाइड का। उसके बेस पर 3 टाइप के आपने वो देखे थे, मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर और एक एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक, बृहद आणविक, बहुआणविक और एक क्या थे, संगुणित कोलाइड थे। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, इनका जो आंसर आएगा वो क्या था, उसमें संगुणित कोलाइड में कौन कौन आते थे। ठीक, याद करें वो डायग्राम जिसमें आपने मिसाइल बनाया था। ठीक, तो इसमें क्या आता है, एक तो आता है सोप और एक क्या आता है, डिटर्जेंट। तो पहला ऑप्शन है हमारा सोप मतलब साबुन, और दूसरा क्या है, डिटर्जेंट। ठीक, तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सोप भी होता है और डिटर्जेंट भी होता है, एसोसिएटेड कोलाइड होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बोथ मतलब दोनों। संगुणित कोलाइड के अंतर्गत आते हैं डिटर्जेंट और सोप। ठीक, ये क्या करते थे, ये आप लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते थे, इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, और सीएमसी पर क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन पे का काम करते थे, मिसाइल का फॉर्मेशन करते थे, कोलाइड पार्टिकल का फॉर्मेशन करते थे। और दूसरा ये क्या होते थे, इमल्सिफाइंग एजेंट भी होते हैं। ठीक, पारसी कारक भी होते थे। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए कोलाइड। निम्न में से कौन एक कोलाइड नहीं है। ठीक, तो कोलाइड में हमने एग्जाम्पल में देखा है, देखो जरा, स्मोक मतलब धुआं, धुआं कोलाइड होता है। आपने पढ़ा था कि गैस और सॉलिड आपस में मिलते हैं तो ये बनता है। इंक स्याही मैंने आपको एग्जांपल बताई था, सॉल्ट के अंतर्गत आती है। अब आ गया कौन, NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन जो रहता है वो काय का एग्जांपल है, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं, और चर्म पत्र से और काय से, पार्चमेंट पेपर से टोटली आर पार गुजर जाते हैं। और ब्लड तो कोलाइड होता ही है, रक्त कोलाइड के अंतर्गत आते ही है, सॉल्ट के अंतर्गत आते ही है। तो इसलिए हम आंसर कौन सा लेंगे इसमें, काय का सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। NaCl का सॉल्यूशन जो रहता है वो कोलाइड का एग्जांपल नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है, वास्तविक विलयन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, द कोएगुलेशन प्लेटिनम Pt
पीटी क्या होता है, एक मेटल होता है सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव। ठीक, हिंदी में लिखेंगे प्लेटिनम सॉल्व का स्कंदन करने के लिए निम्न में से कौन अधिक प्रभावी होता है। तो देखें जरा, इसमें जो प्रभावी होता है, हमने बात की है कि सबसे पहले तो ये जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम किस टाइप का होता है, किस टाइप का सॉल्व है, ये नेगेटिव टाइप का सॉल्व के अंतर्गत आता है। और नेगेटिव को कोएगुलेशन करने के लिए, स्कंदन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, जिसपे चार्ज सबसे ज़्यादा होंगे। अब हम पॉजिटिव देख रहे हैं तो आप देखेंगे Na पे तो एक पॉजिटिव होता है, ये भी Na एक पॉजिटिव होगा। ठीक, यहाँ एल्यूमिनियम पे कितने प्लस हैं, 3 प्लस, और एल्कोहल पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस होते हैं, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, एल्यूमिनियम। ठीक, इधर PO4 पे 3 नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमें कोएगुलेट करना है किसको, प्लेटिनम को। प्लेटिनम खुद क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को कोएगुलेट करेगा नहीं, फिर कौन बचा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो है वो इसको कोएगुलेट करेगा, और ज़्यादा इफेक्टिव वाला चाहिए अपने को, तो इस पर क्या है, 3 प्लस है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक, अब अगली हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन देखें आप। ठीक, 5th नंबर क्वेश्चन है, टू माइग्रेशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल अंडर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड। हिंदी वाले लिखें, कोलाइड कणों का विद्युत विभव की उपस्थिति में गमन, कोलाइड कणों का विद्युत विभव की उपस्थिति में गमन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हमने बोला था, एक आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचरण पढ़ा था, यू आकार की नली ली थी और 2 इलेक्ट्रोड लगाकर हमने क्या किया था, उनका माइग्रेशन करवाया था। ठीक, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड जाते थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर जो दिया है, एक तो दिया है डायलिसिस, हिंदी में बोलते हैं अपोहन दिया है, एक विद्युत कण संचरण। ठीक, एक दिया है पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण, और एक दिया है टिंडल इफेक्ट। तो ज्यादा सही कौन सा हो जाएगा, विद्युत कण संचरण। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आ रही बात समझ। तो ये अपने क्या हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, और आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आप इनको नोट डाउन करें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो बात कर रहे हैं वो देखें आप। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, स्मॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हिंदी में लिखेंगे धुआं निम्न का उदाहरण है। धुआं निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखें, धुआं जो रहता है एक्चुअल में क्या होता है, स्मॉग जो रहता है उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, उसमें मीडियम क्या होता है, गैस होती है। मीडियम क्या होता है, गैस क्या होती है ज़्यादा, और उसमें फाइन छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल रहते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल काय के रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे, जो उसके ऊपर क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, उस पर चारों तरफ से बिखरे रहते हैं। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, सॉलिड डिस्पर्स इन सॉलिड, मतलब ठोस के कण ठोस में परिक्षिप्त रहते हैं, ठोस के कण ठोस में परिक्षिप्त रहते हैं। इधर गैस डिस्पर्स इन लिक्विड, गैस के कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं, गैस के कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं। इधर है सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, ठोस गैस में परिक्षिप्त रहता है, ठोस गैस में परिक्षिप्त रहता है। और लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड, द्रव में परिक्षिप्त रहता है। तो आंसर क्या है, स्मोक आपने देखा ही है, धुआं जो रहता है उसमें क्या होता है, उसमें गैस ज़्यादा होती है और सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, कम। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड डिस्पर्स इन गैस। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगली हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखें आप, 7th नंबर क्वेश्चन,
7th नंबर क्वेश्चन होता है इमल्सन इज एन कोलाइड ऑफ, इमल्सन एन इज एन कोलाइड ऑफ, हिंदी में पायस निम्न का कोलाइड है। तो पायस का मेन एग्जांपल जो आपने देखा था, पायस का मेन एग्जांपल क्या था हमारा, पायस का एग्जांपल था मिल्क, दूध। तो मिल्क में क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, मिल्क में मिलाई जाती हैं दो चीज़ों का मिक्सचर रहता है, काय का, दोनों लिक्विड का। तो दो द्रवों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन में जो दिए हैं 2 गैस, 2 लिक्विड, 2 सॉलिड, 2 लिक्विड और 2 नन ऑफ दिस। तो ये क्या है, 2 गैस का, 2 ठोस का, 2 द्रव का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 द्रव का, इसलिए आंसर कौन सा लगाएंगे हम, सी चेक। आगे का सवाल, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे जाओ। अगला क्वेश्चन है कोलाइडल पार्टिकल्स कैरिड चार्ज, दिस कैन बी शोन बाय, दिस कैन बी शोन बाय, हिंदी में कोलाइड कणों पर आवेश होता है, यह प्रदर्शित होता है। कोलाइड कणों पर आवेश होता है, यह प्रदर्शित होता है। मतलब कोलाइड कणों पर आवेश है, ये हमें कैसे पता चलता है, ठीक। तो इसमें क्या है, देखो जरा। अगला है ऑप्शन में, पहला है डायलिसिस अपॉन, दूसरा है ब्राउनियन मोशन, तीसरा है टेंडल इफेक्ट और चौथा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचरण। तो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही बात की थी कि कोलाइड कण इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या करते हैं हम, चार्ज जो रहता है उसको, जो पार्टिकल रहते हैं वो अपोजिट साइड क्या करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, उसे हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो रहता है उससे हम ये पता कर सकते थे कि कौन सा चार्ज पाया जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है, पॉजिटिव की साइड आ रहा है मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव की साइड आ रहा है तो पॉजिटिव है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचरण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लायोफिलिक कोलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइड, निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है। तो द्रव स्नेही कोलाइड जो रहता है वो क्या होता है, वो होता है, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल आप किस तरह से याद कर सकते हैं। जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, कोई भी मेटल पढ़ते हो, Ag हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इन सब के सोल जो रहते हैं वो आते हैं लायोफोबिक में, द्रव विरोधी में। लायोफिलिक में कौन से आते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, जेलेटिन हो गया, अगर अगर हो गया, गम हो गया, ठीक, सेलुलोज ये हो गया, अपना ग्लाइकोजन हो गया, ये सब आते हैं। तो इसलिए इसमें क्या दिया है, एग्जाम जो अपने को ऑप्शन दिए हैं, Ag सोल, स्टार्च सोल, मर्क्यूरी सोल और कौन सा, सल्फर सोल। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा स्टार्च। तो बायोलॉजी से हमें प्राप्त होता है, ठीक, बायोलॉजिकल वो रहते हैं, प्लांट से प्राप्त होता है। तो ये हमारे और क्वेश्चन हो गए, और अगले क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आप इनको नोट डाउन करें। चलिए अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कोएगुलेशन पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कोएगुलेशन पावर, निम्न में से किसकी स्कंदन करने की क्षमता अधिकतम है, निम्न में से किसकी स्कंदन करने की क्षमता अधिकतम है। तो ये हमने आरडी सूजन लॉ पढ़ा था कि कोएगुलेशन करने की जो पावर रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस, ठीक, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयंस। किसी आयन के ऊपर जितने ज़्यादा आवेश होते हैं या जितनी ज़्यादा उसकी वैलेंसी होती है उतना ही ज़्यादा उसकी कोएगुलेशन करने की क्या होती है, पावर होती है, उसके स्कंदन करने की पावर होती है। आगे बात समझ में, ठीक। अब इनमें से क्या हो जाएगा, चार्ज सबसे ज़्यादा किस पे चार्ज है, ठीक, SI पे 4+ है, तो इसकी कोएगुलेशन करने की पावर सबसे ज़्यादा है। आ रही बात समझ, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम गोल्ड नंबर, ठीक, निम्न में से किसका गोल्ड नंबर सबसे अधिक होता है, निम्न में से किसकी स्वर्ण संख्या अधिकतम होती है। तो स्वर्ण संख्या हमने पढ़ी थी, इससे हम रक्षी कोलाइड जो रहते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलाइड रहते हैं, उनकी प्रोटेक्टिंग पावर देखते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ा था आपने। और इसमें आपने देखा था, इसमें ऑप्शन हमने दिए हैं स्टार्च, जेलेटिन, गम और ग्लाइकोजन। उसमें आपने देखा था सबसे ज़्यादा जो
गोल्ड नंबर था वो किसका था, स्टार्च का था, ठीक, 25 मिलीग्राम, और मिनिमम किसका था, जिलेटिन का था। तो इसमें आंसर कौन सा लगाएंगे हम, इसमें आंसर लगा देंगे कौन सा, स्टार्च। आ रही बस, ठीक, स्टार्च का गोल्ड नंबर सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कोएगुलेशन वैल्यू, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कोएगुलेशन वैल्यू, हिंदी में निम्न में से किसकी स्कंदन मान अधिकतम है, निम्न में से किसका स्कंदन मान अधिकतम है। तो स्कंदन मान जो पावर जो रहता है, कोएगुलेशन जो पावर रहता है उसका अपोजिट होता है स्कंदन मान, ठीक, उसका क्या होता है, अपोजिट होता है स्कंदन मान। अपोजिट में क्या होता है, स्कंदन मान जो रहता है इसमें जैसे क्या रहेगा, वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पर चार्ज क्या है, कम है, जिस पे चार्ज ज़्यादा हो वो पावरफुल ज़्यादा होता है, जिस पे चार्ज कम होते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ज़्यादा मान होता है, संख्या में ज़्यादा लगता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, वो उसमें सोडियम 8 लग रहे थे, अगर आपको एग्जांपल याद हो तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सोडियम। सोडियम पे चार्ज कम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, हिंदी में निम्न में से कौन सी विधि कोलाइड के शुद्धिकरण की है, निम्न में से कौन सी विधि कोलाइड के शुद्धिकरण की है, ठीक। तो कोलाइड का जो शुद्धिकरण हम करते हैं, कोलाइड का जो प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसमें ऑप्शन हमें दिए हैं, एक तो दिया है क्या, डायलिसिस, ठीक, एक दिया है डायलिसिस अपोहन हिंदी में, दूसरा दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचरण, तीसरा दिया है पेप्टाइजेशन पेप्टीकरण, और चौथा दिया है टेंडर फैक्ट, ठीक, टेंडर प्रभाव। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्यूरिफिकेशन हम जो करते थे उसकी जो मेथड थी वो कौन सी थी, अपोहन, याद करें, चर्म पत्र में हम उसको बांधकर और क्या करते थे, बीच में लटका देते थे, जिससे क्या होता था उसमें इम्प्यूरिटी बाहर हो जाती है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल भी उसका एग्जांपल, वो भी प्यूरिफिकेशन की मेथड होती है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, डायलिसिस अपोहन। आ रही बात समझ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव कोलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव कोलाइड, निम्न में से कौन धनात्मक कोलाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव कोलाइड, निम्न में से कौन धनात्मक कोलाइड है। तो धनात्मक कोलाइड आपने क्लासिफिकेशन किया था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाते हैं वो हाइड्रोक्साइड, सभी प्रकार के हाइड्रोक्साइड थे, एसिडिक मीडियम में प्रोटीन थी और कुछ बेसिक कलर की डाई थी, ये पॉजिटिव में आते हैं। और बाकी मैंने आपको बोला था सबके सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो हम आंसर इसमें कौन सा लगा देंगे, इसमें लिखा है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखा है, ठीक, इसका सोल लिखा है, दूसरा एंटीमनी सल्फाइड लिखा है, ये तो होता है नेगेटिव, Ag क्या होता है नेगेटिव, स्टार्च भी क्या होता है नेगेटिव, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये आंसर हो गया इसका, ये अगला आंसर, ठीक। तो इस टाइप के क्या है क्वेश्चन इसमें आते हैं, आप इनको नोट डाउन करें फिर आगे की बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए थे काय के कोलाइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बाकी आपको डीपीएस और सीट में से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको और पता चल जाएगा किस टाइप के हैं, फिर आपको उनके डाउट पूछना है। अब हम इसमें अगला जो टॉपिक बात करने वाले थे, हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था उसमें हमने कुल 3 बात करने वाले थे। एक तो कोलाइड की बात करने वाले थे, एक हम बात करने वाले थे एडजॉर्प्शन की, एक हम बात करेंगे कैटलिस्ट की। तो अब अगला टॉपिक हम देख रहे हैं एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। तो अधिशोषण क्या होता है, जरा आप उसको इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं हम। अधिशोषण होता है किसी सॉलिड की सरफेस पर किसी लिक्विड का या गैस के मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना, उसे बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। तो पहले मैं बता देता हूँ एडजॉर्प्शन क्या है। अधिशोषण एडजॉर्प्शन अधिशोषण एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे मैं
एडजॉर्प्शन तो नहीं है, वो एब्सॉर्प्शन होता है। एक्चुअल में उसका एग्जांपल दूं, जैसे आप देखते हैं लकड़ी जो रहती है बरसात का सीजन आता है, लकड़ी के गेट जो रहते हैं वो अचानक से क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सॉइलिंग आ जाती है उनमें, ठीक। तो वो क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे अंदर चले जाते हैं, हालांकि उसमें अंदर जाते हैं। तो इसी टाइप की जो घटनाएं होती हैं इनको बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक क्या है, सरफेस फिनोमेनन होती है, होने को ये सतही घटना होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें मेन है, जिसकी सरफेस पे ये घटना हो रही है, जिसकी सतह पे ये घटना हो रही है, एक तो वो होता है, और जो क्या होता है, जो उसकी सतह पे इकट्ठा होता है, एक वो होता है, एक होता है एब्जॉर्बेंट, अधिशोषक। एक तो होता है अधिशोषक और एक होता है एब्जॉर्बेंट होता है, एक होता है एब्जॉर्बेट। एक होता है एब्जॉर्बेट, अधिशोष। एक अधिशोष होता है। अब ये क्या होती है जरा समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, मेरे पास एक लकड़ी का चारकोल है, एनिमल चारकोल है या वुड चारकोल है, ये चारकोल का एक टुकड़ा है, चारकोल है। चारकोल जो रहता है इसकी सरफेस पे मान लो क्या हो रहा है, H2O है। H2 हो सकता है, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, एसिटिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, ठीक। ये इसकी सरफेस पे क्या होने लगता है, धीरे धीरे आके इसकी सरफेस पे क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ये इसकी सरफेस पे क्या होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, ठीक। तो ये जो घटना होती है, ये जो फिनोमेनन है, इसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का क्या होता है, मतलब किसी सॉलिड की सरफेस पे कोई भी लिक्विड या फिर किसी गैस के मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, ये कहलाता है एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। जिसकी सरफेस पे ये घटना हो रही है, जिसकी सतह पे ये घटना हो रही है, उसे बोलते हैं हम अधिशोषक, एब्जॉर्बेंट। इसको हम एम से इंडिकेट करते हैं। और जो उसकी सरफेस पर आता है, इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं अधिशोषक, एब्जॉर्बेट। इसे हम एक्स से इंडिकेट करते हैं। और एडजॉर्प्शन को हम कैसे याद रखने के लिए, एक्स अपॉन एम। एक्स जो रहता है वो एम के ऊपर क्या हो जाता है, जाके उसकी सरफेस पे चिपक जाता है। तो ये अधिशोषण होता है, एडजॉर्प्शन होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो ये एडजॉर्प्शन की बात हो गई। एडजॉर्प्शन आपको समझ में आया क्या होता है, किसी सॉलिड की सरफेस पर क्या होना, किसी ठोस की सतह पर गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल का की सांद्रता का क्या होना, बढ़ जाना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट इज ए सरफेस फिनोमेनन, या एक सतही घटना होती है, ठीक। इंग्लिश में हम बात करें तो क्या होता है, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड और गैस on the surface of solid, increase the concentration liquid or gas on the surface of solid, ठीक। it is a surface phenomenon, यह एक सतही घटना है। अब इसमें हम अगली जो बात करें, इसमें एक तो ये दो तीन बातें इसकी हम देखें। एक तो आपने लिख लिया कि ये नंबर एक आप लिखोगे कि ये क्या होता है, एक सरफेस सतही घटना होती है। नंबर 2 इसमें हम देखेंगे तो ये क्या होती है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये क्या होती है, एक स्वतः अभिक्रिया होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं, आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक में आपने देखा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो रहता है, गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, नेगेटिव। तो क्या होता है इसके लिए, नंबर एक बात ये कि इसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज होता है। ये 11th में आपने पढ़ लिया है, ठीक, थर्मोडायनेमिक में। तो क्या होता है, डेल्टा जी इसके लिए क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, ठीक। डेल्टा जी क्या होता है, फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः है। स्पॉन्टेनियस मतलब ये कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये घटना हो रही है। बरसात का जैसे सीजन होता है तो उसमें क्या होता है, लकड़ी की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल अपने आप जम जाते हैं, ठीक। तो वो स्वतः होता है, तुम तो कुछ करते नहीं हो, लकड़ी अपने आप फूल जाती है। ऐसी ये घटना होती है उसकी जैसी।
ठीक, हालांकि वो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो अवशोषण है, एड्जॉर्प्शन नहीं है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, दूसरा इसमें देखें तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्वतः रिएक्शन है। दूसरा क्या होता है इसके लिए, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच स्पॉन्टेनियस स्वतः होती है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा डेल्टा एच इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर किसी के लिए क्या है, नेगेटिव है, तो ये दर्शाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी को दर्शाता है। ठीक, एक्सोथर्मिक ये किसको दर्शाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को दर्शाता है। ये कैसी रिएक्शन होती है, ऊष्मा क्षेपी, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इसमें ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है, एक्सोथर्मिक होती है। आ रही बात समझ? तो ये कैसा फिनोमेनन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये वही बात। ठीक, अगला इसके लिए तीसरा पॉइंट होता है, ये कैसी होती है, रैंडमनेस को क्या करती है, डिक्रीज करती है, अव्यवस्था को क्या करती है, कम करती है। अव्यवस्था को कम करती है, इसलिए रैंडमनेस को डिक्रीज करती है, इसलिए डेल्टा एस इक्वल टू, इसलिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एस क्या होता है, ये होता है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन का मतलब अगर किसी के लिए नेगेटिव है, मतलब वो रैंडमनेस क्या हो रही है, कम, अव्यवस्था क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, मतलब व्यवस्था बन रही है। क्या मतलब इससे, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं पूरे में बिखरे रहते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बाद में एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एक सरफेस पे इकट्ठा हो रहे हैं, इधर उधर रैंडमनेस क्या हो रही है, इनकी कम हो रही है। तो इसके लिए डेल्टा एस का मान भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो क्या होता है, इन तीनों की वैल्यू, क्वेश्चन आ जाता है डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू, तीनों की वैल्यू एडजॉर्प्शन के लिए क्या होती है, लेस देन जीरो, जीरो से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा एस की वैल्यू इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव है, मतलब रैंडमनेस क्या हो रही है, अव्यवस्था क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने आपको बोला कि ये अपने आप होती है, ये सतह पर ये इकट्ठा हो जाता है, ये अपने आप है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जब ये सतह पे ये इकट्ठा होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहे थे, रैंडमनेस ज़्यादा हो रही थी, एक जगह इकट्ठे हो गए, मतलब रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। तो ये एब्जॉर्प्शन की हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा है, आप इसको नोट डाउन करें। ठीक, चलिए, तो आज हम जो बात कर रहे थे उसमें आपने क्या क्या देख लिया। एक तो आपने ये क्वेश्चन देख लिए काय के, एक क्वेश्चन देख लिए, ये कोलाइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपने देख लिए कि कैसे क्वेश्चन कोलाइड में आ जाते हैं उसमें। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन की, एडजॉर्प्शन भी आपको क्लियर हो गया। कल हम जो बात करने वाले हैं वो एडजॉर्प्शन के टाइप्स की बात करने वाले हैं। ठीक, तो कितने टाइप का एडजॉर्प्शन होता है और इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एडजॉर्प्शन को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हम कैटलिस्ट की बात करेंगे। आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। आप लेक्चर देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लेक्चर देखने से इतना ज़्यादा काम नहीं चलेगा। आप बार बार लेक्चर नहीं देख सकते, तो बहुत सारे लेक्चरों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं कृपया करके। नोट्स बनाने के बाद आप उसको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस आपको पढ़ना है। आप कोई किताब रेफरेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज उसकी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो नोट्स पे बिल्कुल ध्यान दें, और नोट्स पे ध्यान देने के बाद आप ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक, आपके पास कोई भी गाइड है तो उसका यूज़ करें। तो आप क्वेश्चनों में कोई आपको डाउट आता है तो व्हाट्सएप नंबर पे आपका है ही, ऑनलाइन में हम जो डाउट सेशन होता है उसमें आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आपको इसमें हिंदी में, इंग्लिश में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। जब तक आप पूछोगे नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा। और आप बता सकते हैं कि कुछ गड़बड़ी हो तो अपन उसमें भी सुधार कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको कोचिंग की तरफ से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपके पास भी कोई भी बुक वगैरह है तो आप उसका यूज़ करें कृपया करके। और कृपया करके नोट्स ज़रूर बनाना है, नोट्स बनाएंगे तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक, नहीं तो लेक्चर को देख के आप भूल जाओगे। तो प्रॉपर नोट्स होना चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करके आप ये करें। ठीक, कल हम इस एडजॉर्प्शन के आगे की बात करने वाले हैं कि एडजॉर्प्शन में
कौन कौन से फैक्टर होते हैं और कितने टाइप का एडजॉर्प्शन होता है, फिर कैटलिस्ट की बात करेंगे। तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।